तो सबसे पहले क्या होता है कि दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप अपना प्लान जब भी कर रहे होते हैं, या तो आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, या तो आप सोलो ट्रिप कर रहे होते हैं, या फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं। आप जैसे वीडियोस में देखते हैं कि ये 4000 में मात्र केदारनाथ की यात्रा पूरी कीजिए, 3000 का खर्चा आपका आएगा। तो ये सब बकवास की बातें हैं। इतना कोई खर्चा, इतना कम तो खैर नहीं आता है, क्योंकि केदारनाथ थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है। और आपको हर कदम पे, जब आप पहली बार जा रहे होते हैं ना, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रख के जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो खाना आपको वहाँ पे मिलेगा, वो आपका अच्छा खाना मिले, क्योंकि केदारनाथ में ताज़ा खाना मिलना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत चैलेंज है। क्योंकि मैं 2 बार वहाँ पर जा चुका हूँ, और 2 बार मैंने वहाँ पर ट्रैक्स किए हैं। तो हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरी बार में नहीं हुई थी, क्योंकि पहली बार हम जा चुके थे, और दूसरी बार हम बहुत ईजिली गए, क्योंकि हमें सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके मिस्टिक व्लॉग्स में। मैं भगवान शिव के जितने भी धाम हैं, उन सभी धामों के दर्शन करने के लिए निकला हूँ। और पिछले साल मैंने 5 केदारों की यात्रा कंप्लीट करी है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे एक्सपीरियंस वहाँ जाके हुआ, और काफ़ी सारी वीडियोस को देखकर मैं भी गया था ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी हुई। तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो भी मेरा वहाँ है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और क्या क्या चीज़ों में प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है, वो मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि क्या होता है ना, कि आप कहीं भी जाते हो, कितने भी वीडियोज़ देख कर के जाओ, आप उस तरीके से प्लान तो करते हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। तो वो जो चीज़ें मिसिंग मुझे उन वीडियोज़ में लगी, तो वो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, और आपको वो गाइडेंस दूँगा, जिससे आप अपना प्लान सही सही ढंग से कर सकते हो। तो मैं आज आपको 5 केदारों के बारे में बताऊँगा, और अलग-अलग पार्ट्स में बताऊँगा। सबसे पहले केदारनाथ, फिर मद्देश्वर, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, और उसके बाद कल्पेश्वर। क्योंकि ये 5 केदार सीक्वेंस वाइज़ आपके आते हैं, और इस तरीके से आप अपना ट्रैक प्लान करते हो या फिर ट्रिप प्लान करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ के बारे में, क्योंकि केदारनाथ बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन मानी जाती है। और भगवान शिव वहाँ पर विराजमान है अपने साक्षात स्वरूप में। और वो एक ऐसी जगह है दोस्तों, कि मैं जितनी बार भी गया हूँ, अपने आप मेरी आंखों से आंसू निकल गए हैं। क्योंकि सच्चे दिल से अगर आप कहीं भी जाते हो, तो आप भगवान शिव के द्वार पर पहुँचने के बाद आप बहुत हल्का महसूस करते हो। तो वही जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आज इस वीडियो में आपसे केदारनाथ के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप अपना ट्रिप प्लान करें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मद्देश्वर के बारे में। इसके बाद लगातार आपकी इस तरीके की वीडियोस लगातार मैं आपको शेयर करते रहूंगा, ताकि आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। और आप लगातार इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहले बार व्यूअर्स हैं, और जो आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं और व्लॉग्स हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं केदारनाथ की। चूंकि केदारनाथ एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, और हर कोई इंसान का सपना होता है केदारनाथ जाने का। और हर कोई एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में केदारनाथ जाना चाहता है। मैं 2 बार वहाँ पर जा चुका हूँ, और 2 बार मैंने वहाँ पर ट्रैक्स किए हैं। तो हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरी बार में नहीं हुई थी, क्योंकि पहली बार हम जा चुके थे, और दूसरी बार हम बहुत ईजिली गए, क्योंकि हमें सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था। तो उस तरीके से उन चीज़ों को प्लान करके गए। तो सबसे पहले क्या होता है कि दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। आप अपना प्लान जब भी कर रहे होते हैं, या तो आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, या तो आप सोलो ट्रिप कर रहे होते हैं, या फ्रेंड्स के साथ जा रहे होते हैं। तो तीनों सिचुएशन में आपका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि आप फैमिली के साथ जाते हो, तो आपको उस तरीके से चीज़ें प्लान करनी होती है। दोस्तों के साथ तो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को प्लान करें, वो आपका अच्छा ही होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स होती है, उनके बारे में आज बात की जाएगी। और सोलो ट्रिप प्लान करते हैं, तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सोलो के लिए तो बहुत अच्छा है। आप जैसे वीडियोज़ में देखते हैं कि 4000 में मात्र केदारनाथ की यात्रा पूरी कीजिए, 3000 का खर्चा आपका आएगा। तो ये सब बकवास की बातें हैं। इतना कोई खर्चा, इतना कम तो खैर नहीं आता है, क्योंकि केदारनाथ थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है। और आपको हर कदम पे, जब आप पहली बार जा रहे होते हैं ना, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान में रख के जाना चाहिए। तो आप अकेले जा रहे हैं, तब भी आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार तक का बजट तो रखना ही रखना होता है। क्योंकि किस सिचुएशन में क्या आपका घड़ी आ जाएगी, तो वो आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन आप फैमिली के साथ हो, तो आपको उस तरीके से प्लान करना होता है। तो आज सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लान करते हैं फैमिली के ऊपर। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक, अगर आप प्राइवेट व्हीकल से हैं, तब तो आपको बहुत ही अच्छा है, आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं। आप ऋषिकेश तक आइए, उसके बाद आप श्रीनगर का रूट पकड़िए। श्रीनगर से सोनप्रयाग, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग, और उसके बाद गौरीकुंड आपको टैक्सी मिल जाएगी। जो कि आप प्राइवेट व्हीकल आप आगे लेकर के नहीं जा सकते, सोनप्रयाग में आपको खड़ी करनी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस भी बनाया हुआ है। और उसके बाद आप जा सकते हैं टैक्सी करके। तो जैसे ही आप गौरीकुंड तक पहुंचेंगे, आप डिपेंड करता है कि किस टाइम पे पहुंचते हैं। तो मेरा ख्याल है, आप अगर
गौरीकुंड 4 बजे तक पहुंच जाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4 बजे के बाद अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप गौरीकुंड में रुक सकते हो। गौरीकुंड में जो आपका रेंट है रूम का, वो 4000 तक का आपका सबसे कम रूम का रेंट मिलेगा, और उसके अंदर आप कम से कम 4 लोग तक आप इजीली आप रुक सकते हो। अगर आप एडजस्ट करना भी चाहते हो, फैमिली में एडजस्टमेंट होती नहीं है, तो आप 2 रूम ले सकते हो। तो आपको इतना बता रहा हूँ कि 4000 तक का आपका एक रूम वहाँ पर चार्ज पड़ेगा। आप कहीं भी टाइम पे जाते हो अगर आप रुकना चाहते हो तो। और खाना आपको मिल जाएगा ऐसे ही 200 रुपये तक की पर प्लेट के हिसाब से आपको चार्ज पड़ जाता है, क्योंकि जितनी आप हाइट पे जाते हो उतना आपका कॉस्टली हो जाता है। आप ये बोलना बंद कीजिए कि केदारनाथ बहुत महंगा है, 10 रुपये की मैगी 50 की मिलती है। और हालांकि ये भी सही है, कुछ लोगों की सही में प्रॉब्लम होती है कि वो उनको सस्ते में महंगा बेचना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग को वो सस्ता ही पड़ता है लेकिन वो फिर भी उसका महंगा दाम चार्ज करते हैं। जैसे कि ये घोड़े वालों को घोड़े को मेहनत करनी होती है, और घोड़े वालों को एक्सपीरियंस होता है चलने का, तो एक दिन में 2 राउंड ऊपर नीचे कर सकते हैं और उनको कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन तकलीफ होती है घोड़ों को। तो आप ध्यान रखिए कि घोड़ा अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, घोड़ा आप केवल बच्चों के लिए छोड़ दीजिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, या फिर जो कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग चलते हुए देखे हैं केदारनाथ में जो कि बुजुर्ग हैं, और डंडी से के सहारे सारे 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 वो 2 दिन से चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको तीर्थ करना है। लेकिन जो लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हैं वो घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, पिट्ठू का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप जवान हैं, चल सकते हैं, तो अपने लिए प्रॉपर टाइम लेकर के आइए केदारनाथ के लिए। कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लेकर के आइए, जिसमें आप चढ़ाई भी कर सकें, स्टे भी कर सकें और वापस भी आ सकें। 5 दिन का टाइम मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप चाहते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर वापस आ जाए हम, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी, क्योंकि आप इतने कम टाइम में अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो इसमें आपको तो प्रॉब्लम होगी, साथ में आप फिर उन चीज़ों को भी प्रॉब्लम देंगे जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप घोड़े करते हो, और अगर आप पिट्ठू करते हो तो पिट्ठू वालों के लिए मैं कहता हूँ कि आप पिट्ठू में आप जा सकते हो, क्योंकि पिट्ठू वाले मेहनत करते हैं, अपना कंधे पर बैठा करके आपको इतनी हाइट तक लेकर जाते हैं। लेकिन आप जब घोड़ों के ऊपर बैठते हो ना, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि घोड़े में बैठना रिस्की भी है। बहुत से लोगों की वहाँ पे इंजरीज भी आ चुकी हैं, क्योंकि घोड़े जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो आपको गिरा भी देते हैं। मेरी आंखों के सामने सामने बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो घोड़े में चलते चलते गिर गए हैं, और उसके जो रास्ते हैं बहुत ही ज़्यादा कर्व में है। और अगर जब घोड़े इतनी सी घड़ी चढ़ाई में चढ़ेंगे, उनके पैरों के जो खुर होते हैं वो बहुत ही फिसलाट वाले होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से घोड़े खुद चल करके जाते हैं। और जब भी आप वहाँ जाते हो तो आपको बारिश का मौसम देखने को मिलता है, नमी मिलती है, तो फिसलाहट आपको हमेशा वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो घोड़ों को साथ ट्रैवल चढ़ाई करना रिस्की है, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हो तो स्पेशली आप कोई सी भी ट्रैक की यात्रा करना चाहते हो तो खुद को प्रिपेयर करके जाओ, थोड़ा सा अपना हेल्थ को सही बनाओ, क्योंकि 6 दिन का आपका ट्रिप प्लान होना ही चाहिए केदारनाथ का। अगर आप चढ़ाई कर रहे हो, कम से कम आपको 1 से 2 दिन चढ़ाई करने में लगेंगे, एक दिन वहाँ आपको रुकने में लगेगा, दर्शन करने में लगेंगे, और आप फिर उसके बाद काल भैरव के ऊपर दर्शन भी करने जाएंगे। तो उसके बाद इस तरीके से आपको 5-6 दिन का समय लग सकता है, लेकिन जल्दी अपना ट्रिप बिल्कुल भी प्लान ना करें। दूसरी चीज़, जब आप चढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको बहुत ही कन्वीनियंस आपको वहाँ पे मिल जाती है केदारनाथ में, क्योंकि आपको कदम कदम पे आपको फैसिलिटीज़ है, पानी मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, जूस मिल जाएगा, हर कदम पे आपको चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अपने साथ खाने का सामान तो बिल्कुल मत लेकर चलिए, और साथ में पानी की खाली बोतल लेकर के चलिए, ताकि आप पानी भर लें और पानी पीते पीते चलें। पानी पीते पीते चलेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी में अंदर एनर्जी बनी रहेगी। और केदारनाथ में खैर पानी की वैसे भी कोई कमी नहीं है, तो आप केदारनाथ का प्लान अगर आप कर रहे हो तो आपको केवल टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। आप चढ़ाई करने जा रहे हो तो टाइम अपना आराम से लेकर के जाओ। दोस्तों के साथ अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों के साथ आप ट्रिप प्लान कर सकते हो, और जहाँ पर आप बहुत जल्दी वापस भी आ सकते हो। मेरा तो आपका फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था कि मैं फर्स्ट डे में हम 4 लोग गए थे। जिस दिन हमने चढ़ाई करी थी सुबह रात को हमने चढ़ना स्टार्ट किया था, रात को 7 बजे। रास्ते में 2 घंटे 3 घंटे का थोड़ा पावर नैप लिया, उसके बाद फिर हमने चढ़ाई करनी स्टार्ट करी, और 7 बजे हम सुबह वहाँ पहुँचे। 10 बजे तक दर्शन करने के बाद हम चारों के चारों उसी दिन वापस आ गए। हमने वहाँ पे स्टे नहीं किया, और उस वक्त हमें पता नहीं था कि हमें उनके ऊपर काल भैरव भी हैं, उनके भी दर्शन करने होते हैं। तो अगली बार जब हम गए तो हमने इस तरीके से काल भैरव के भी दर्शन किए, और पूरा जो केदारनाथ का एरिया था वो सब हमने दर्शन किया, और उसके बाद वापस आए। तो आप जब जाते हो तो उनके दर्शन भी करना आपको ज़रूरी है, वरना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। बात करें अगर रुकने की, तो केदारनाथ में अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो वहाँ पे आपकी कैंपिंग टेंट फैसिलिटीज़ होती है, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। और वो आपको कम से कम 2500 में या फिर 3000 में एक टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें 3 लोग रुक सकते हैं। तो 1000 रुपये पर पर्सन का आपका चार्ज उसमें आ जाता है। और अगर आप होटल का रूम लेते हो तो उसमें आपको 7000 तक का रूम आपको पड़ेगा, 6000 तक का रूम पड़ेगा, या फिर उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। और एक रूम के अंदर कम से कम 7 से 8 लोग
एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, अगर फैमिली है तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करिए कि आपको क्या करना है, लेकिन फ्रेंड्स लोग अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे लड़कों के लिए तो बहुत बढ़िया बात यह है कि आप टेंट में रुक सकते हैं, क्योंकि टेंट में उठने के बाद आपको टेंट भी ओके होता है, वॉशरूम भी आपको ओपन वॉशरूम मिल जाता है। और इस बार तो फैसिलिटीज़ और ज़्यादा आपको मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट और हो चुकी हैं, लोगों के स्टे के लिए हर चीज़ वहाँ पर रेडी हो रही है। तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको इस बार के लिए मिल जाएगी। लेकिन क्या करते हैं कि लोग पिछली बार तो बहुत कम फैसिलिटीज़ थी टेंट के मुकाबले। इस बार वहाँ पे भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। होप सो कि बहुत अच्छी आपको फैसिलिटीज़ मिले केदारनाथ के लिए। जब आप वहाँ जाएँ तो आप इस तरीके से अपना ट्रिप प्लान कीजिए। खाने के लिए बजट आप पर पर्सन अगर दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं तो 10 से 12,000 रुपये 15,000 रुपये एक इंसान अपने साथ लेकर के चले, तभी जाके आपकी जो ये प्लान है ट्रिप, वो आपकी सक्सेस हो पाएगी। और जब आप वहाँ से वापस आ रहे होते हो तो बहुत आराम से वापस आइए, क्योंकि वहाँ पर आप जब नीचे आ रहे होते हैं ना, तो आपके पैरों को ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। ऊपर चलते वक्त तो आप आराम से चलते हैं, और नीचे आते वक्त आपके पैरों में ज़ोर पड़ता है। 2 रास्ते हैं वहाँ से नीचे आने के, एक लंबा रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता जो कि टूट चुका था, लेकिन लोग वहाँ से रास्ता बना के चले जाते हैं। लेकिन मौसम ख़राब हो तो उस रास्ते का उपयोग मत कीजिए, और मौसम सही हो तभी उस रास्ते का प्रयोग कीजिए। जब धूप हो तब उस रास्ते का प्रयोग कीजिए, तब आप बहुत थोड़ा-सा आपका 3 से 5 किलोमीटर का रास्ता जो है वो बच जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो खाना आपको वहाँ पे मिलेगा वो आपका अच्छा खाना मिले, क्योंकि केदारनाथ में ताज़ा खाना मिलना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि बहुत चैलेंज है, क्योंकि मैंने जितनी बार भी गया हूँ और वहाँ पे खाया है, तो मुझे ताज़ा तो बिल्कुल नहीं मिला है और अनहेल्दी भी मिला है, क्योंकि किस तरीके से वहाँ पे सामान पहुँचता है, क्या वो करते हैं और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, खाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। ताज़ा खाना आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, प्लस आपको महँगा खाना मिलेगा। और अगर आप करना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स हैं तो अपने साथ एक बॉटल आती है गैस की, और उसकी आप ये साथ में लेकर के जा सकते हैं। अपने साथ थोड़ा-थोड़ा सामान लेकर के जा सकते हैं, अगर आपको ताज़ा खाना चाहिए। पैसे की तो खैर वैसे भी आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा खाना खाने के अगर आप शौकीन हैं और अच्छा खाने के शौकीन हैं, तो आप अपना कुछ मैटर साथ में लेकर के जाइए, जिससे आपको थोड़ा-सा आपके मुताबिक खाना मिले। अगर आप उनके मुताबिक खाना चाहते हैं तो आपको अनहेल्दी खाना मिलेगा, ये आपको डेफ़िनेट है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ताज़ा खाना मिलेगा। इसके बाद आप जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो रजिस्ट्रेशन आप ऐसा है कि आप जब ऑनलाइन कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। हमारा एक्सपीरियंस दोनों बार का ये रहा है कि हमको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और जब हम वहाँ पहुँच चुके थे रजिस्ट्रेशन तब हमारा हुआ, लेकिन पहले से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ज़रूरत हमें नहीं पड़ी है। लेकिन आप लोग करवा के जाइए। हम तो बस यूँ ही निकल गए थे, और वहाँ निकलने के बाद बाबा ने हमारा साथ दिया कि हमें रजिस्ट्रेशन रास्ते में सोनप्रयाग में चेक नहीं हुआ, गौरीकुंड में चेक नहीं हुआ, और ये सीधा चेक हुआ ऊपर। और ऊपर भी आपके पास अगर पास नहीं है तो आप वहीं पे हैंड टू हैंड बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम में तो खैर ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन सेकंड टाइम में हमें पास बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए थे। और दर्शन करते वक्त आपको ये कंप्लेंट मत कीजिएगा कि धक्का मुक्की होती है। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा बन चुका है बाबा के दर्शन करने का, जो कि आप चाहकर भी वीडियोस बनाओगे भी, और कि यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉसिबल है, क्योंकि जिस चीज़ का एक तरीका बन चुका होता है वो अपने आप में उसी तरीके से चलता है। और इतनी ज़्यादा भीड़ को मैनेज करना वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक अपने बजट का ध्यान रखना है, एक अपना लगेज का ध्यान रखना है कि जितना कम सामान हो सके आप अपना लगेज कम लेकर के जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा लगेज होगा उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, और जितना कम लगेज होगा रास्ते में चलने का मज़ा आपको उतना ही आएगा। एक इंसान के पास 2 कपड़े होने चाहिए, मोस्टली जैकेट होनी चाहिए, पैंट आप वही सेम यूज़ कर सकते हो। लड़कियों के लिए भी आप जैकेट यूज़ होनी चाहिए, पैंट सब अंदर से सब सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। लगेज इसलिए आपका जितना कम हो उतना हो। बाकी आप अपने साथ खाने के लिए अगर कुछ ले जाना चाहते हैं ताज़ा, जैसे मैगी वगैरह हो गई, या फिर आप रोटी भी बना के उसमें खा सकते हैं, तो ये अपनी एक चॉइस होती है कि आप किस तरीके से करेंगे। बाकी केदारनाथ का ट्रिप बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कन्वीनियंट ट्रिप है, और अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको ज़्यादा कुछ खासी परेशानियाँ नहीं होने वाली, क्योंकि ये ट्रिप आपकी लाइफ का एक बहुत बेहतरीन ट्रिप हो सकता है। क्योंकि जब आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुँचते हो ना दोस्तों, तो वो अपने आप में एक एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि हम साक्षात शिव के धाम में आ गए और साक्षात हमें शिव दिख गए। पता नहीं मेरी आंखों से क्यों आंसू निकल जाते हैं जब भी मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। 2 बार गया हूँ, 2 बार निकले हैं। और ये जब पीछे बेस कैंप आता है कैंपिंग का, जहाँ से 2 किलोमीटर दूर बसता है, वहीं से ही दिल बहुत भारी भारी होने लगता है।
तो अगर आप सच्ची श्रद्धा से जा रहे हो तो आपकी जीवन में खुशहाली भी आएगी और बाबा की केदारनाथ धाम जाने का आपका जो सपना है वो भी पूरा होगा और वहाँ पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था जो कि आप केदारनाथ धाम का है। ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है, लेकिन जो मदमेश्वर का ट्रिप है, जो रुद्रनाथ का ट्रिप है और जो तुंगनाथ का ट्रिप है, इन 3 ट्रैक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे साथ इस चैनल में बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि केदारनाथ की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। तो आप इस तरीके से बने रहिए मेरे साथ और आपसे मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, जो मैं आपको मदमेश्वर की बताऊंगा कि वहाँ पे आपको किस तरीके से ट्रिप प्लान करना चाहिए और वहाँ पे क्या खास है और क्या आपको वहाँ पर कमी महसूस करवाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।